अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, टुडे इज़ अवर लेक्चर नंबर 8। आज के अपने लेक्चर में हम लोगों ने इकोलॉजी को स्टार्ट किया हुआ है। एनाटॉमी के जितने भी टॉपिक हमने कर लिए हैं इतना बहुत है। बस हमने एनाटॉमी के यही टॉपिक करने थे जो हमने कर लिए, इसके अलावा हमने और कोई नहीं करना। ठीक है, तो आपकी एनाटॉमी की जो बुक है वो तकरीबन कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, उसमें जो हमने स्किप कर दिए हैं वो नहीं करने वाले। ठीक है, तो आप इकोलॉजी जो रहती हैं उसके 3 जो टॉपिक आप हम वो करेंगे। तो इसका पहला टॉपिक है आज, वो है पॉपुलेशन इकोलॉजी। ठीक है, इसको हम देखने से स्पीशीज एंड पॉपुलेशन का रिलेशन हमें ये देखना है। तो सबसे पहले है द ऑर्गेनिजम्स एंड इट्स इन्वायरमेंट। ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट को हमने आपस में स्टडी करना है कि इसमें आपस में क्या रिलेशन है। पहला फिजिकल इन्वायरमेंट है। ऑल ऑर्गेनिज्म लिव इन अ वेरिंग फिजिकल इन्वायरमेंट ऑफ टेम्परेचर। मतलब क्या इसका कि भी हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक वे ऑफ लिविंग है, उसका अपना टेम्परेचर होता है, वो जो उसको सूट करता है, मॉइस्चर भी सूट करता है, लाइट भी हो गया, न्यूट्रिएंट्स भी हो गए, वो उस हिसाब से अपने अपने इन्वायरमेंट में सेट है। ठीक है, दीज फैक्टर्स डिफरेंट फ्रॉम द लोकेशन टू लोकेशन। ये जो फैक्टर्स हैं ये लोकेशन टू लोकेशन क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। ठीक है, इन एटीट्यूड रीजन लोकेलिटी, मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जो ऊंचाई पर पाए जाते हैं, कुछ जो होते हैं वो मैदानी इलाकों में होते हैं, कुछ रेतले में होते हैं। तो हर ऑर्गेनिज्म का अपना अपना एक वे ऑफ लिविंग है। ठीक है, तो फिजिकल इन्वायरमेंट में हम उसकी बात करते हैं। इंटरएक्शन विद द इन्वायरमेंट, अगर इसकी बात करते हैं तो ये भी अलग अलग होता है ऑर्गेनिज्म का। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉन्स्टेंटली इंटरेक्टिंग विद द इन्वायरमेंट। प्लांट्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड from the air through their leaves and water and minerals, nutrients from the soil through their root system. They return water and oxygen to the atmosphere. आगे animals consume plants and other animals। मतलब क्या है, इस पैराग्राफ में वो बता रहा है कि ऑर्गेनिज्म का और इन्वायरमेंट का जो रिलेशन है। मतलब प्लांट की बात करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड लेता है और अपने खुराक बनाता है, और रूट से पानी अब्जॉर्ब करता है, लीव से जो है ट्रांसपिरेशन करता है, स्टेम्स जो है उसको वो सपोर्ट करता है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं वो प्लांट को खाते हैं, तो उनका जो वे लिविंग है वो प्लांट से बहुत मुख्तलिफ है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो है एडेप्टेशन इन्वायरमेंट की। मतलब क्या है, इन्वायरमेंट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके एडेप्टेशन क्या है। मतलब जैसे अगर हम बात करते हैं कैमल की, तो वो पानी को अपने को स्टोर कर लेता है। अगर हम एनिमल्स की बात करते हैं तो वो अपनी खुराक की कमी को पूरा करने की कोशिश करते हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो अपने कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जब उनको खुश्की का जो है सामना करना पड़ता है तो वो क्या करते हैं, शेड कर देते हैं अपने लीव्स। तो ये एडेप्टेशन जो उनमें शामिल होती हैं। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या है, होम्योस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेनेंस, मेंटेन करना। ठीक है ना, इन एवर चेंजेस, अगर बाहर के माहौल में कोई भी तब्दीली हो जाती है, फ़र्ज़ करें, मैं इसको थोड़ा और बता रहा हूँ आपको, आपने खुद इसको रीड करना है। होम्योस्टैसिस का मतलब होता है मेंटेन करना। आपने ये फर्स्ट ईयर के लेक्चर में चैप्टर इसमें फर्स्ट ईयर क्लास में पढ़ा होगा, आपने 10th में भी पढ़ा होगा। होम्योस्टैसिस का मतलब सॉरी सेकेंड ईयर और 10th में आपने ये पढ़ा होगा। होम्योस्टैसिस का मतलब क्या होता है, मेंटेनेंस। मतलब कि बाहर सर्दी हो, गर्मी हो, ठंड हो, धूप हो, या जो है आंधी भी आई जाए तो अंदर का जो इन्वायरमेंट होता है हमारा वो कांस्टेंट रहता है। मींस कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, कंसंट्रेशन ऑफ साल्ट, मिनरल्स, ये सब कुछ जो है मेंटेन रहता है, एवर मेंटेन रहता है, कभी इसमें तब्दीली नहीं आती। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं होम्योस्टैसिस। ये सब जो है हमारे अंदर जो ऑर्गन्स है ये सब कुछ करते हैं। ठीक है, इसके बाद इसमें फीडबैक मैकेनिज्म का मतलब क्या है। फीडबैक भी आपने पढ़ा हुआ है। फीडबैक का मतलब है कि द इंटरनल इन्वायरमेंट कैन बी केप्ट कांस्टेंट बाय फीडबैक मैकेनिज्म। ये भी उसमें मेन रोल प्ले करता है होम्योस्टैसिस की तरह। इट प्रोवाइड इन्वायरमेंटल इंफॉर्मेशन टू विच अ सिस्टम रिस्पॉन्ड। मतलब क्या इसका कि अगर हम बात करते हैं कि भी बाहर सर्दी होती है तो उसको हम देखते ही हमें फील होता है तो हम उसको रजिस्ट करने के लिए अपनी अपनी एडेप्टेशन कर लेते हैं। बिल्कुल इसी तरह ये इसकी वजह से होता है। एन एग्जाम्पल इज टेम्परेचर रेगुलेशन इन द ह्यूमंस। द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ 37 डिग्री सेंटीग्रेड व्हेन द टेम्परेचर ऑफ द एनवायरनमेंट राइजेस, स्किन रिसेप्टर डिटेक्ट द चेंज एंड सेंड मैसेज टू ब्रेन विच ऑटोमेटिकली रिले मैसेज टू द रिसेप्टर एंड इंक्रीज द। ये इसमें पसीने की जो है वो मिसाल दे रहा है कि जब गर्मी होती है तो हमारे जो रिसेप्टर्स हैं ये मैसेज सेंड करते हैं जिससे हमें पसीना आता है। और सर्दी का भी इसी तरह होता है कि भी हम ब्लैंकेट ओढ़ लेते हैं। ठीक है, हमें ठंड लगती है। इन्वायरमेंटल टॉलरेंस ऑफ द ऑर्गेनिज्म, इन्वायरमेंट को जो है टॉलरेट भी कर सकते हैं ऑर्गेनिज्म जो है, इनमें ये होती है। लेकिन अगर ये अपने आप को अंदर अंदर जो है अपना मेंटेन रखना ये इनका काम है, जबकि बाहर से उनको टॉलरेट करने में इनके लिए इनके पास अडेप्टेशन होती है। एनिमल्स में अपनी होती हैं, अगर हम इंसानों की बात करें तो उनमें अपनी तरह की होती हैं। अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो उनमें अडेप्टेशन खुद की उनकी अपनी तरह होती हैं। ठीक है, इसके बाद जो है इसमें एक क्वेश्चन है, एक लाइबैक्स लॉ ऑफ मिनिमम। ये क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन भी हो सकता है ये, इसमें क्या है शॉर्ट में भी आ सकता है ये। ठीक है, इसकी लाइक डेफिनेशन क्या है कि बी द परफॉर्मेंस, ठीक है ना, ऑफ ऑर्गेनिज्म विल बी अ फंक्शन ऑफ द मोस्ट लिमिटिंग इन्वायरमेंटल फैक्टर। मतलब क्या है
जिस तरह के इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं उनको अगर डिफेंड करने के जो परफॉर्मेंस है ऑर्गेनिज्म की अगर वो अच्छी होती है तो फैक्टर्स उन्हें कुछ भी नहीं कहते, तब वो सर्वाइव कर सकते हैं, रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, रह भी सकते हैं। उनको कुछ भी, अगर प्लांट्स में इतना दम है कि वो सॉइल एरोजन हो या सैलाब आ जाए या आंधी आ जाए, अगर वो अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है तो ये फैक्टर उसको कुछ नहीं कह सकती। इसी तरह हम एनिमल्स की बात करते हैं, इसी तरह हम ह्यूमंस की बात करते हैं। लॉ ऑफ टॉलरेंस जो है इसका क्या मतलब है, सिंस ऑर्गेनिज्म आर लिमिटेड बाय अ नंबर ऑफ कंडीशंस एंड ऑफन बाय इंटरेक्शन अमॉन्ग देम एंड ऑर्गेनिज्म लिव विद इन द रेंज फ्रॉम टू मच टू टू लिटल द लिमिट्स ऑफ टॉलरेंस। मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अभी ऑर्गेनिज्म जो है आजकल एडेप्टिव हो गए हैं, वो अपने हिसाब से रहते हैं, उनको पता है यहाँ पे इतनी चीज़ें हैं या इतनी अवेलेबिलिटी है, उस हिसाब से रहते हैं, ठीक है ना। मतलब कि उनकी ज़िंदगी की ज़रूरियात के तहत ही वो रहते होते हैं। द मैक्सिमम एंड मिनिमम कंडीशंस जो है ज़्यादातर और कम से कम जो कंडीशंस हैं लिमिट द प्रेजेंस एंड सक्सेस ऑफ ऑर्गेनिज्म, इसका लॉ ऑफ टॉलरेंस जिसे हम कहते हैं। इन्वायरमेंटल वेरिएशन अफेक्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल ये सही है कि भी अगर इसके हम, ये तो हेडिंग से ही है, ये वो टॉपिक है जिसकी आपको हेडिंग आनी चाहिए, तो आप इसको खुद भी लिख सकते हो। सिंपल सा है, इन्वायरमेंटल इफेक्ट जो है वो तब्दीली जो है वो ऑर्गेनिज्म को डिस्ट्रीब्यूट भी कर देती है। आपने देखा होगा कि सहराओं में जब पानी नहीं होता या सहराओं में जब खुश्की आ जाती है तो ऑर्गेनिज्म वहाँ से माइग्रेट कर जाते हैं, एनिमल्स भी कर जाते हैं, ह्यूमंस भी कर जाते हैं। बिल्कुल इसी तरह पहाड़ी इलाकों में भी ऐसा होता है, जहाँ जहाँ जो वेरिएशन आती हैं वहाँ से ऑर्गेनिज्म जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, डिवाइड हो जाते हैं, जो माइग्रेट कर जाते हैं, ठीक है। इसके बाद हैबिटेट एंड निच की अगर हम बात करते हैं तो हैबिटेट की समस्या कहते हैं, निच भी उससे रिलेटेड है। निच इंक्लूड ऑल द फिजिकल एंड बायोलॉजिकल वेरिएबल दैट अफेक्ट एन ऑर्गेनिज्म एज वेल है, ठीक है। इसमें तमाम चीज़ें होती हैं जो अफेक्ट करती हैं ऑर्गेनिज्म को। और हैबिटेट कहते हैं हम की भी, जैसे कि कैमल का हैबिटेट क्या हो गया, डेजर्ट हो गया, फिश का क्या हो गया, पानी हो गया। तो इसी तरह जो है हर एक हैबिटेट होता है, वो हैबिटेट के में रहने से जो है वो सही तरीके से रह सकता है। प्रॉपर्टीज़ ऑफ पॉपुलेशन अगर हम बात करते हैं, पॉपुलेशन हैव मैनी यूनिक फीचर्स, दे हैव एन एज, स्ट्रक्चर, डेंसिटी, डिस्ट्रीब्यूशन एंड टाइम स्पेस। मतलब क्या इसका कि पॉपुलेशन तब सर्वाइव कर सकती है जब उसकी डिस्ट्रीब्यूशन टाइम पे होनी चाहिए, जब उसमें डेंसिटी, स्ट्रक्चर होना चाहिए, स्पेस होनी चाहिए उसके पास। तब ये नहीं कि अभी आबादी बढ़ती जा रही हो और उनके पास स्पेस ना हो या उनके पास जो टाइम ना हो या वो प्रॉपर टाइम पे ना आ सके, ये सब जो है ना, उससे क्या होता है फिर उनमें कॉम्पिटिशन होता है, प्रेडेशन, शिकारी बढ़ जाते हैं, जिससे पॉपुलेशन पे इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट जो है प्लांट पॉपुलेशन आर कॉम्प्लेक्स होते हैं पॉपुलेशन, प्लांट की जो आबादी वो बहुत पेचीदा है, ठीक है। मतलब इसकी चीज़ तकरीबन सबसे ज़्यादा जो है ये, इनको हम रेट नहीं कर सकते कि भी ये किसको हम किस क्लास में किस तरह से इसको अरेंज करें, ये मुश्किल है, ठीक है। कैसे कि ऑल थॉट ट्री अपीयर्स टू बी अ यूनिट बट इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ मॉड्यूल्स, बर्ड्स, ट्विंग्स, शूट्स, फ्लावर्स। अब इसमें काफ़ी सारे पार्ट्स के हैं जिस वजह से हम इसको समझ नहीं सकते। दीज मॉड्यूल्स हैज़ देयर ऑन बर्थ रेट्स, डेथ रेट्स, इनका अपने अपने हिसाब से मर जाते हैं, जैसे साल के बाद पत्ते गिर जाते हैं, बिल्कुल इसी तरह। दिस आर आल्सो डिटरमाइन द फॉर्म ऑफ ट्रीज बर्थ, ये जो है ना यही इनको डिफरेंट बनाते हैं, मोस्ट कॉम्प्लेक्स था। मतलब कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनके जो लीव्स हैं वो साल के साल गिरते हैं, कुछ ऐसे हैं जिनके लीव्स गिरते ही नहीं हैं, ठीक है। अब इसकी डेंसिटी की बात करते हैं। डेंसिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स पर यूनिट एरिया पर वॉल्यूम एंड पर यूनिट ऑफ हैबिटेट। देखो मैं दोबारा बेटा ये मैं रिपीट कर रहा हूँ बात, कि जो मटेरियल है क्वेश्चन का वो एक्ट ज़्यादा भी हो सकता है, आपने उसमें से इतना एक पिकअप करना होता है जितना कि आप लोगों को लगे कि आप 25 से 30 मिनट में लिख सकते हो, बहुत है इतना, ठीक है। आधे घंटे के हिसाब से अगर आप देखो तो 2 घंटे का जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन, बाकी जो है टाइम जो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लगा सकते हो, ठीक है। उस हिसाब से आपने इसको लेके चलना है। 35 मिनट तक भी आप कर सकते हो, 3 घंटे का पेपर होता है, तो उस हिसाब से आप इसको मैनेज कर सकते हो। मटेरियल का आपने ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है। तो इसमें जिस तरह ये इसमें शुरू से लिखा हुआ है, सारे हेडिंग सारी करनी है आपने। इसमें मटेरियल आप खुद कर सकते हो, कोई मसला नहीं है। डेंसिटी जैसे है, डेंसिटी की डेफिनेशन है आगे, डेंसिटी अफेक्ट द इंडिविजुअल्स इन पॉपुलेशन। फॉर एग्जांपल ट्रीज इन क्राउडेड स्ट्रैंड मे ग्रो मोर स्लोली एंड सम मे डाई ड्यू टू द लेक ऑफ वाटर। मतलब क्या इसका डेंसिटी का मतलब ये, आप न्यूज़ वालों के नंबर्स की बात करते हैं, जहाँ जहाँ ज़्यादा ट्रीज़ होते हैं वहाँ पे पानी की किल्लत की वजह से कुछ मर भी जाते हैं, कुछ सर्वाइव कर जाते हैं, ठीक है। लाइट की कमी से, न्यूट्रिएंट की कमी से, ये सब इसमें होता है। डेंसिटी जो ऑर्गेनिज्म के इन वन एरिया वेरीज विद द सीजन, वेदर, द कंडीशन एंड द फूड सप्लाई जो है। टोटल जो है काउंट्स में भी पॉसिबल फॉर सम प्लांट्स एंड लार्ज आर कॉन्सिक्वेंस एनिमल्स बर्ड्स एंड बटरफ्लाइज वगैरह, ठीक है। ये जो इंसेक्ट्स हैं इनकी भी जो है तादाद वो तब्दील होती रहती है। अगर किसी जगह पे इनकी तादाद ज़्यादा है तो उससे क्या होगा कि वहाँ पे इनकी डेथ रेशियो बढ़ भी सकता है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इनके लिए न्यूट्रिएंट्स की कमी हो सकती है। ये हो गया डेंसिटी के बारे में।
अब डेंसिटी के आगे मजीद थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन दी हुई है, इसमें उसने इकोलॉजिकल डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है, क्रू डेंसिटी के बारे में बताया हुआ है, द मेजर ऑफ द नंबर ऑफ इंडिविजुअल पर इसे कहते हैं क्रू डेंसिटी, वो है जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। आगे डिस्ट्रीब्यूशन और डिस्पर्शन है। डिस्ट्रीब्यूशन वही हम पहले बात कर चुके हैं। कुछ डिस्ट्रीब्यूशन जो होती है वो डिस्ट्रीब्यूशन होती किसे कहते हैं, माइग्रेट वगैरह कहते हैं, या किसी चीज़ का डिवाइड हो जाना, ठीक है। रैंडम डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि भी ऐसे ही फैल वैल जाना, कोई कहाँ कोई कहाँ। और यूनिफॉर्म मतलब तरतीब से झुंड बना के सबका मूव करना, इसे कहते हैं हम यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन। आगे जो है क्लम्प डिस्ट्रीब्यूशन है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, द इंडिविजुअल अकर इन द स्कैटर्ड ग्रुप्स इन दिस टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। आगे इसकी टैकिंग थर्ड है, एज स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं। द रेशियो ऑफ द वेरियस एज क्लासेस टू ईच अदर एट अ गिवन टाइम, ठीक है। ये इसके एज स्ट्रक्चर की डेफिनेशन है। इसमें आपने एज पैरामीटर्स हो गया, ये जो बोल्ड लेटर्स हैं आपने इन पे फोकस करना ज़्यादातर, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं नेटेलिटी, ये जो पिक है थोड़ी सी ब्लर आई है, या आपने वहाँ से बुक से देख लेना है। मैं इसको जस्ट थोड़ा सा बता देता हूँ कि नेटेलिटी इज़ द बर्थ ऑफ न्यू इंडिविजुअल की पैदाइश की हम बात करते हैं इसमें। तो द नंबर ऑफ बर्थ पर फीमेल ऑफ द एज एक्स पर ऐसे हम बर्थ रेट कहते हैं, मतलब बर्थ रेट की डेफिनेशन भी इसमें आ गई और इसमें नेटेलिटी की भी आ गई। आगे आपको पता होगा कि किस तरह से ये आप अपनी बुक से खुद इसको रीड करें, यहाँ थोड़ा सा मसला आ रहा है इसको रीड करने में, ठीक है। नेक्स्ट जो है वो मॉर्टेलिटी है, इसे कहते हैं रेट ऑफ डेथ। डेथ के बारे में अगर हम बात करते हैं कि भी सालाना कितनी लोग मर गए हैं, या उनका किस स्पीशीज़ का डेथ रेट कितना है, ये हम इसमें डिस्कस करते हैं। इसमें भी जो है थोड़ी सी ब्लर है, तो इसको कोशिश कीजिए कि आपने अपनी बुक से ही कर लेना है, ठीक है ना। मॉर्टेलिटी डेथ ऑफ इंडिविजुअल, मॉर्टेलिटी रेट मतलब कि कितने एक साल में डेथ हुई, और इसमें जो है सर्वाइवल, इसमें ये देख लें कि मॉर्टेलिटी को कम करने का तरीका क्या है कि आपके स्पेस टाइम इसको जो है मीडियम जहन में रख के जो है वो अपना काम जो अगर करे, क्या कहते हैं, स्पीशीज़ तो वो कर सकती हैं। अदरवाइज़ अगर स्पेस कम हो, स्पीशीज़ बढ़ जानी चाहिए, तो इससे मॉर्टेलिटी रेट बढ़ जाता है, ठीक है ना। मतलब क्या है, सोर्स मेन रोल प्ले करते हैं नेटेलिटी पे भी और मॉर्टेलिटी पे भी, ठीक है। अगर पैदाइश बढ़ानी है किसी भी स्पीशीज़ की तब भी आपके पास सोर्स होने चाहिए, अगर आप मॉर्टेलिटी कम करनी है तब भी आपके पास सोर्स होने ज़रूरी हैं, ठीक है। इसके बाद है पॉपुलेशन ग्रोथ। अगर हम इसकी बात करते हैं तो पॉपुलेशन ग्रोथ किस तरह से होती है, इसमें मोर्टेलिटी एंड नेटेलिटी आर द टू मेजर फोर्सेस इन्फ्लुएंसिंग द पॉपुलेशन ग्रोथ। बर्थ माइन्यूट माइनस डेथ इक्वल द रेट ऑफ इंक्रीज, व्हेन बर्थ एक्सीड डेथ द पॉपुलेशन इंक्रीजेस। इसमें सिंपल लिखा हुआ है, इसके कहते हैं कि अगर मौतें ना हो, अगर किसी की डेथ ना हो और उससे पैदाइश होती रहे तो इससे आबादी बढ़ जाती है, ठीक है। इसके बाद है कि व्हेन द बर्थ इक्वल्स डेथ द पॉपुलेशन रिमेन कांस्टेंट, जब दोनों बराबर होंगे तो कांस्टेंट होगा। व्हेन द डेथ, जब डेथ बढ़ जाता है पॉपुलेशन कम होती है। मतलब पॉपुलेशन कम कैसे होती है, या पॉपुलेशन जो मोस्टली क्या है कि हमने बर्थ और डेथ के दरमियान इसमें रिलेशन देखा हुआ है, ठीक है। आगे इसमें इमिग्रेशन की बात करते हैं, ये भी उसमें इन्वॉल्व है। ओके, इमिग्रेशन माइग्रेट कर जाना, कहीं चले जाना। द रेट एट विच द पॉपुलेशन चेंज कैन बी एस्टिमेटेड फ्रॉम द नेट रिप्रोडक्टिव रेट एज द डिटरमाइंड फ्रॉम द फ्रीक्वेंटली टेबल, ठीक है। तो ये आगे इसकी थोड़ी सी एक्सप्लेन की हुई है। पॉपुलेशन इंटरेक्शन की बात करते हैं कि उनमें आपस में कितना का पॉपुलेशन का आपस में इंटरेक्शन है। जैसे हम कहते हैं ना कि भी अब इंसान है, इंसान किसे खाता है, प्लांट्स को, ठीक है। अब इंसान को कौन खाता है, शेर खाता है, या कोई और ऑर्गेनिज्म खाता है तो उसको कोई और खाएगा, कोई और। इस तरह जो इनका आपस में जो रिलेशन है इसको हम इसमें शो करते हैं। कुछ रिलेशन ऐसे हैं जिसमें दोनों को खतरा होता है, कुछ ऐसे हैं जिनमें एक को खतरा होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनमें दोनों को फ़ायदा होता है, ठीक है। कुछ ऐसे होते हैं जिनमें एक को फ़ायदा होता है। ये आपने पढ़ा होगा पहले भी, इसमें लिखा भी हुआ है कि भी कंपटीशन है जिसमें मुकाबला होता है, प्रेडेशन जिसमें शिकार होता है, पैरासाइटिज्म जिसमें कि भी आपको पता है पैरासाइट वगैरह जुए हैं जो इसकी एग्जांपल है, म्यूचुअलिज्म दोनों को फ़ायदा होता है, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस होगी, कंपटीशन, ये सारा इसकी एग्जांपल्स हैं। मतलब ये हम यहाँ पे क्या डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गेनिज्म के दरमियान आपस में जो है रिलेशन है और वो किस तरह से सर्वाइव कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है इसमें वो आगे मज़ीद एक्सप्लेन कर रहा है कंपटीशन को, ठीक है। कंपटीशन के बारे में सबसे सिंपल सा है कि जब एक जगह पे फ़र्ज़ करें अगर 10 रोटियां हैं और उसके लिए जो है यहाँ पे 5 से 6 बच्चे बंदे बैठे हैं खाने के लिए, तो वो क्या करेंगे, आपस में कम्पीट करेंगे। जो ज़्यादा अच्छा होगा खाने में वो ज़्यादा खा जाएगा। बिल्कुल इसी तरह हम इसको कंपेयर करने आपने बाकी तमाम प्लांट स्पीशीज़ से और एनिमल स्पीशीज़ से कि इस दुनिया में पाए जाने वाले सोर्सेज को अचीव करने के लिए अवेलेबिलिटी होनी चाहिए। अगर उनमें तादाद ज़्यादा है उनकी और सोर्सेज कम है तो वो कम्पीट करते हैं, जिससे कुछ बच जाते हैं और कुछ मर जाते हैं। इंटर स्पेसिफिक का मतलब क्या है कि एक ही स्पीशीज़ नहीं बल्कि डिफरेंट स्पीशीज़ के दरमियान जो है कंपटीशन होना चाहिए।
और इंट्रामीन के भी एक ही स्पीशीज के दरमियान, मतलब तमाम ह्यूमन के दरमियान हो कंपटीशन तो इसे कहते हैं इंट्रा, और अगर डिफरेंट स्पीशीज हो इसे कहते हैं इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन। ठीक है, इसके बाद प्रेडेशन है, इसे हम शिकार वगैरह कह सकते हैं। प्रेडेशन इज द ईटिंग ऑफ वन लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अनदर, किसी एक और ऑर्गेनिज्म को दूसरे को खाना इसे कहते हैं प्रेडेशन वगैरह कहते हैं। इसमें कार्निवर्स हो गए, इसमें पैरासाइटिज्म हो गया, कैनिबलिज्म हो गया, ये सारे। कैनिबलिज्म क्या होता है? स्पेशल फॉर्म ऑफ प्रेडेशन इन विच द प्रेडेटर एंड द प्रे द सेम स्पीशीज। ठीक है, एक ही स्पीशीज को खाते हैं। पैरासाइटिज्म आपको पता है, आप पहले भी पढ़ चुके हो, और कार्निवोरस वगैरह आपको पता है, ये जो वॉल्व वगैरह हैं जो किल करते हैं। डी में क्या आता है? लास्ट का है हर्बीवोरी, जो कि पौधों को खाते हैं। प्रे डिफेंस भी एक अहम रोल प्ले करता है प्रेडेटर में। अगर प्रे अपना डिफेंड कर जाता है, जैसे कि अगर हम बात करते हैं कि भी ह्यूमंस की अगर प्लांट को हम खाते हैं, अगर स्पीशीज़ बहुत ज़्यादा है तो इससे ये होता है कि उनका प्रे डिफेंस अच्छा हो जाता है। प्रेडेटर ऑफेंस की बात करते हैं, प्रेडेटर्स हैव इवॉल्व देयर ओन स्ट्रेटजीज एंड डिफरेंट मेथड्स टू हंटिंग। ठीक है ना, इसमें आ जाता है। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं पैरासाइटिज्म की। ये दोबारा वही बात आ गई। पैरासाइटिज्म में क्या बात करते हैं कि पैरासाइट्स क्या होते हैं? जो दूसरे ऑर्गेनिज्म में रहते हैं जिंदा में, वहाँ से बेनिफिट हासिल करते हैं, बदले में उनको नुकसान। जैसे कि हमारी जो सर है उसमें जुएँ होती हैं, ये रहती हैं, और जुएँ के रहने से वो ये खुराक भी लेती हैं और बदले में हमें नुकसान भी देती हैं। और जबकि इसी तरह अगर टेप वर्म की बात करते हैं हम, जो हमारे पेट में होता है, जो इंसानों में होते हैं, रेज वगैरह क्रिएट करते हैं, जो कि हमारी जो है स्टमक में रहते हैं या इंटेस्टाइन में रहते हैं और खुराक भी लेते हैं और बदले में हमें नुकसान पहुंचाते हैं। हम कहते हैं पैरासाइटिज्म। माइक्रोमीन, कुछ ऐसे भी पैरासाइट हैं जो छोटे होते हैं, आंख से नजर नहीं आते, और कुछ मैक्रो भी होते हैं। ठीक है, ये उसकी टाइप्स हैं। इसमें जैसा आपने डेफिनेशन करनी है, टाइप्स करनी है, इसका जो नीचे पैराग्राफ है वो नहीं करना। ठीक है, इसके बाद इसमें ये सारा आगे है। सोशल पैरासाइट्स जो हैं ये भी हैं कुछ इसमें जो है, जो इट इज़ द फॉर्म ऑफ रिलेशनशिप इन विच द पैरासाइट्स गिव बेनिफिट्स फ्रॉम और देयर नॉर्मल होस्ट। ठीक है ना, तो कुछ ऐसे पैरासाइट भी हैं जो कि फ़ायदेमंद भी होते हैं, जैसे कि आंट हैं कुछ, वो भी ऐसे वर्कर बीज वगैरह भी सारे जो हमें फ़ायदा भी देते हैं। म्यूचुअलिज्म में हम बात करते हैं। म्यूचुअलिज्म क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर दोनों को क्या हो? फ़ायदा हो। ठीक है ना, और इसमें है नॉन सिम्बायोटिक भी होता है, ऑब्लिगेटरी भी होता है, और फैकल्टेटिव भी होता है। नॉन सिम्बायोटिक का क्या मतलब है? इन विच द म्यूचुअलिस्ट डिपेंड अपॉन ईच अदर, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। ऑब्लिगेटरी का क्या मतलब है? इन दिस टाइप म्यूचुअलिज्म वन और बोथ पार्टनर्स कैन नॉट लीड इन इंडिपेंडेंट लाइफ, मतलब कि भी लीड जो है ना इनकी, ये इनमें से या तो एक या दूसरा या दोनों जो है अपनी एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते, अलग होकर रह नहीं सकते। इसे हम कहते हैं ऑब्लिगेटरी। और फैकल्टेटिव कहते हैं ऐसे म्यूचुअलिज्म जिसके अंदर जो है कोई भी नो ऑब्लिगेटरी एंड अपॉर्चुनिटीज़ जो है इसमें ना हो। फॉर एग्जांपल स्पीशीज़ इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन एंड सीड डिस्पर्सल, मतलब जिसको चाहे जो, जैसे आप बात करते हैं सीड डिस्पर्सल की, तो इसमें जो रोल प्ले करते हैं एनिमल्स वगैरह या इंसेक्ट वगैरह, तो वो उनमें कोई कंपटीशन नहीं होता इतना। ठीक है ना, वो खुराक भी ले लेते हैं अपने लिए और उसको उनको फायदा भी जो है दे देते हैं। इसका भी आपने लास्ट पैराग्राफ नहीं करना। नेक्स्ट जो है ये पॉपुलेशन डायनामिक्स की हम बात करते हैं। इसमें जस्ट उसने जो है वो रेशियो को एक्सप्लेन किया हुआ है कि पॉपुलेशन आर डायनामिक और ऑलवेज चेंजिंग, दे फ्लक्चुएट कंसिडरेबली डिपेंडिंग ऑन सीज़न। ठीक है ना, मतलब जिस तरह का सीज़न होगा उस तरह के उनमें फ्लक्चुएशंस होगी, तब्दीली होगी। जैसे कि अगर हम बात करते हैं सिंपल के नॉर्मल कंडीशन है, एरिया भी है, टाइम भी है, सोर्स भी है, तो जो स्पीशीज़ होती है वो अपने आप को उधर जो है वो सस्टेन कर जाती है, उनको अफेक्ट नहीं होता। लेकिन अगर उनमें फ़र्क आ जाता है तो या तो इमिग्रेशन हो जाएगी या डेथ हो जाएगी। ठीक है, मतलब बर्थ रेट, डेथ रेट, इमिग्रेशन, इन तीनों को आपने डायनामिक्स में इन्वॉल्व करना है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है जो है डेमोग्राफी। ये क्या होता है? द स्टडी ऑफ द पॉपुलेशन डायनामिक्स इज कॉल्ड डेमोग्राफी, मतलब कि पॉपुलेशन जो डायनामिक है उनको हम अगर पढ़ते हैं तो हम कहते हैं डेमोग्राफी। इट इज़ अ स्टैटिकल स्टडी ऑफ द साइज स्ट्रक्चर ऑफ द पॉपुलेशन एंड चेंज विद इन दैम। इसका जो है ना इसको आपने जस्ट शॉर्ट के हिसाब से करना है। ठीक है, पॉपुलेशन स्टडी की हम बात करते हैं, ये भी शॉर्ट के हिसाब से ही आपने इसको करना है। ऑन वे टू स्टार्ट पॉपुलेशन स्टडी is to work out the age structure of the whole population at one point in time। ठीक है ना, एक वक्त में जिसको स्टडी करना ये कहलाता है पॉपुलेशन स्टडी। आगे है एज स्ट्रक्चर स्टडीज़ हैं। ठीक है, ये कॉर्ड स्टडीज़ हैं, ये भी सारी वो हेडिंग्स हैं जो किससे रिलेट करती हैं? पॉपुलेशन स्टडी से। ठीक है, इसको आपने थोड़ा थोड़ा जो है इसको एक्सप्लेन करते जाना है। और साथ में है प्रेजेंटेशन ऑफ डेमोग्राफिक डेटा, ये भी है। इसमें लाइफ टेबल्स की हम बात करते हैं, तो इसमें क्या होता है? द न्यूमेरिकल डेटा कलेक्टेड ड्यूरिंग अ पॉपुलेशन स्टडी कैन बी प्रेजेंटेड एज अ टेबल, मतलब कि हम अगर हमने मालूमात हासिल की है कि भी प्लांट्स
उसकी एक टाइप है, फ़र्ज़ करें जैसी है, ठीक है, उसके बारे में उस फैमिली की हमने बात की है, तो उसको हमने कितनी हमने टाइप्स देखी, उसके हम क्या बनाएंगे, टेबल बनाएंगे, ठीक है। आगे जो है इस टेबल को हम लिखेंगे भी, इतने उसके सीड्स थे, इतने अवेलेबल थे, इतने जर्मिनेट हुए, इसमें एक एग्जाम्पल के तौर पर टेबल भी बनाई गई है, ठीक है। इसके बाद इसमें पॉपुलेशन पैरामीटर्स की हम बात करते हैं। पैरामीटर्स का आपको पहले पता है कि भी क्या होते हैं, ऐसा वे जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं डेमोग्राफिक डेटा। मतलब क्या है कि ख़ास एरिया में जो स्पीशीज़ मौजूद होती हैं उसे हम कहते हैं पैरामीटर वगैरह, या पॉपुलेशन पैरामीटर का मतलब है कि एक ख़ास एरिया में ख़ास पॉपुलेशन का मौजूद होना, ठीक है। दीज आर द ऑफन यूज इन द ह्यूमन डेमोग्राफी, ठीक है। द पैरामीटर्स इज जस्ट टू बार ग्राफ्स बैक टू बैक। सीड डिस्पर्सल की हम बात करते हैं, अगर सीड डिस्पर्सल, ये तो हेडिंग जो है, हेडिंग से जो हो रहा है कि इसमें क्या लिखना है आपने, सीड डिस्पर्सल को लिखना है कि सीड डिस्पर्स होते कैसे हैं, फैलते कैसे हैं। अब सीड डिस्पर्सल के बारे में आपको पता है, कुछ सीड जो होते हैं वो वाटर के हेल्प से जो है वो फैलते हैं, कुछ हवा से फैलते हैं, कुछ को ऑर्गेनिज्म ले जाते हैं, कुछ को इंसेक्ट ले जाते हैं। तो बिल्कुल उनके स्ट्रक्चर के हिसाब से ही उनका मेथड ऑफ डिस्पर्सल होता है, ठीक है। सीड बैंक की अगर हम बात करते हैं, सीड बैंक में क्या है, स्टोर ऑफ सीड इन द सॉइल इज कॉल्ड सीड बैंक। इसका और इसमें शुरू में जो है सीड डिस्पर्सल कैन बी अकर थ्रू टाइम, प्लांट सीड कैन बी द लाई डॉर्मेंट फॉर मैनी ईयर्स। ये जो डॉर्मेंसी के बारे में बता रहा है कि अभी डॉर्मेंट्स की अगर हम बात करते हैं, कुछ सीड ऐसे होते हैं जब वो डॉर्मेंट हो रह जाते हैं, डिस्पर्स नहीं होते तो डॉर्मेंट हो जाते हैं, डॉर्मेंट नहीं होते थे डॉर्मेंट होते हैं, तो भाई डॉर्मेंसी की वजह से क्या होता है, वो ग्रो जो है वो नहीं करते, जब उनको सूटेबल इन्वायरमेंट मिलता है तो वो ग्रो करना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। इसमें डॉर्मेंसी का जिक्र है, डॉर्मेंसी आपने पहले भी पढ़ा होगा है। डॉर्मेंसी के बारे में थोड़ा मैं आपको बताता चलूँ कि बाद औक़ात ऐसा होता है कि सीड जो होते हैं वो ग्रो करने की कंडीशन में नहीं होते, या तो इन्वायरमेंट नहीं मिलता उनको, या वो प्रॉपर तरीके से उनकी इंटरनल ग्रोथ कंप्लीट नहीं हुई होती, इस वजह से भी जो है वो ग्रो नहीं कर पाते, ठीक है। तो इसको हम कहते हैं डॉर्मेंसी। सीड डॉर्मेंसी भी होती है, बड डॉर्मेंसी भी होती है, दो तरह की होती है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ की। रिप्रोडक्टिव स्ट्रेटजीज़ जो हैं ये भी मुख्तलिफ होती हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनिज्म के अंदर होती हैं। कोई सेक्शुअल होता है, कोई ए सेक्शुअल होता है, ठीक है। सेक्शुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व होते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है। ए सेक्शुअल में गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते और उनमें फर्टिलाइजेशन भी नहीं होती। अगर हम लाइफ हिस्ट्री देखें इनकी प्लांट्स की, तो इनमें जो है मुख्तलिफ स्ट्रेटजीज होती हैं। टिपिकली जो विडी स्पीशीज़ होती हैं ऑक्यूपाई एन अनसर्टेन आर डिस्ट्रीब्यूटेड हैबिटेट्स, मतलब कि जिस तरह का प्लांट होगा उस तरह की उसका हैबिटेट होगा, ठीक है। मतलब अगर वुडी है तो वो ऐसे इलाके में होगा जहाँ पे वुड्स जो है वो आराम से ग्रो कर सकें, अगर वो हर्ब शब्द हैं तो वो उस हिसाब से होगा, ठीक है। इसके बाद इसमें हम बात करते हैं कि बी सी, इसमें आगे जो है सी स्ट्रेटजीज़ हैं। ऐसी सारी जो स्ट्रेटजीज़ हैं इसको आपने पढ़ लेना है, इतना मुश्किल नहीं है, जो कि इसमें आपने जो इसको खुद से ही कर देना है, ठीक है। और लाजमी कि आपने इसको कंप्लीट करना है, जो चीज़ आपको इसमें ठीक लगे वो आप कर सकते हो, बाकी आप इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक थोड़ा सा लेंथी है, एक ही क्वेश्चन के अंदर जो है 3 से 4 जो क्वेश्चन वो आ सकते हैं, इसमें से है तकरीबन अगर हम बात करें इसमें तो आपने इसको ये इसीलिए मैंने सिर्फ एक लेक्चर दिया है, इसमें आपने इसको अच्छे से देखना है। कोई मसला वसला हो तो आप इसको जो है ना व्हाट्सएप पे कंसल्ट कर सकते हो, अदरवाइज़ ये टॉपिक जो है आपने कंप्लीट करना है और इसको जो है सुनना है। सुनने के बाद जो है इसको बुक्स से लाजमी आपने जो है बुक्स वाला ही है, इसको निशान वगैरह लगा दें और उसको याद करके आपने एक बार राइट लाजमी करना है। वस्सलाम बेटा।